हेलो एवरीवन, नमस्ते। क्या हाल चाल। मैं पलक मैम स्वागत करती हूँ आपके इस प्यारे सी यूट्यूब चैनल हाई स्कूल टॉपर्स पे। जो कि बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ होम साइंस। और होम साइंस के अलावा भी आपको किसी अदर सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर और सर की वीडियोस देख सकते हैं। जैसे फिजिक्स के हमारे हर्ष सर, मैथ्स के हमारे वरुण सर और इंग्लिश के हमारे दीपेंद्र सर और सोशल साइंस के हमारे रौनक सर आपके सारे डाउट बहुत ही इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अगर मैं वीडियो स्टार्ट करूं तो आप लिख दीजिए यस मैम या ओके मैम, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना किसी समय को जाया करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों हमारा चैप्टर फर्स्ट है। होम साइंस का कौन सा चैप्टर है? हमारे होम साइंस का चैप्टर फर्स्ट है, जिसका क्या नाम है? पारिवारिक बजट। आप देख ही सकते हैं क्या लिखा है, पारिवारिक बजट। ठीक है, बचत नहीं, बजट। बचत और बजट दो अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, ऐसे एक हम लोग का हो गया बचत और दूसरा क्या हो गया? बजट। ठीक है, बचत और बजट हम लोग की दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अब सोचते हैं कि बजट क्या होता है और बजट क्या होता है। ठीक है, तो बजट, बचत, बचत, जो हम लोग का बचत होता है, जो बचा हुआ पैसा, वो हम लोग का बचत। ठीक है, और बजट क्या होता है? बजट वही होता है जो एक मंथ का हमारा डाटा बनता है। डाटा फोन वाला डाटा नहीं जिससे आप रील स्क्रॉल करते हो। ठीक है, डाटा वो होता है जिसमें आप जो आपकी ज़रूरी चीज़ें रहती हैं उसको आप नोट डाउन करते हो कि हाँ मेरा इसमें इतना खर्चा हुआ, मेरा इसमें इतना खर्चा हुआ, मेरा ये ज़रूरी सामान है, मेरा ये ज़रूरी, जो पूरे एक मंथ का डाटा बनता है। ठीक है, वही आपका क्या होता है? बजट। क्या होता है? बजट। अब बचत क्या होता है? बचत हमने अभी बताया, बचत यानी बचा हुआ पैसा। ठीक है, तो बच्चों हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या दिया है? पारिवारिक बजट। क्या दिया है? पारिवारिक बजट। अब पारिवारिक बजट से ही समझ में आ रहा है, एकदम इजी वे में इसको तोड़ तोड़ के पढ़िए तो क्या होता है? परिवार का बजट, है ना? क्या हो जाएगा? परिवार का बजट। अब परिवार का बजट कैसे है, आइए पढ़ते हैं। पारिवारिक बजट एक निश्चित अवधि जैसे एक महीने में परिवार की आय और वास्तविक व्यय का क्रमबद्ध सुनियोजित विवरण होता है। यह परिवार की आर्थिक व्यवस्था का आधार होता है। अब इसको पढ़ के कुछ समझ आया? आया? नहीं आया ना? हमें भी नहीं आया, लेकिन हम बताते हैं आपको। ठीक है, अब इसमें देखिए दो चीजें आई हैं। आपने देखा होगा तो इसमें दो चीजें आई हैं। क्या क्या आई है? पहला तो आपका आय आया है, दूसरा व्यय। दो चीजें आई है ना। अब ये आय और व्यय क्या होती है ना? आय आपका आया हुआ पैसा, व्यय जितना आपने खर्च किया। ठीक है, आय यानी आया हुआ पैसा, व्यय आपका खर्चा हुआ पैसा। समझ में आया है ना? इसी तरह इजी से समझ के इसको फटाफट से निपटा देते हैं। ठीक है, आय क्या होता है? आया हुआ पैसा, व्यय आपका खर्चा हुआ पैसा। अब उसमें दिक्कत है कि मैम ने तो बजट तो बता दिया, लेकिन बचत क्या होता है? बचत वही जो आय और व्यय के बाद जो बच जाता है, वही आपका बचत होता है। ठीक है, आइए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे आप कमाते होगे, नहीं आप तो नहीं कमाते, आप तो पढ़ते हो ना, आपके पापा कमाते होंगे। ठीक है, तो जैसे मोटे मोटे तौर पे मान ले आपके पापा 1 मंथ में कुछ कमाते हैं। अब कितना कमाते हैं आइए देख लेते हैं। आपके पापा जैसे 30,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं। ठीक है, अब कमाते हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरा इकट्ठा करके 30,000 पूरा बच जाता है एकदम रख लेते हैं, नहीं बेटा, उसमें भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, है ना? जैसे क्या क्या होते हैं? पहला तो आप खाओगे, खाओगे तो हो ही ना, नहीं तो फिर पढ़ोगे कैसे, है ना? जैसे आपका फोन होता है ना, उसमें चार्ज नहीं लगाओगे तो क्या फोन चल पाएगा? चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो वैसे ही आप लोग भी होती है, आपकी बॉडी भी इसी तरह होती है। अगर आप कुछ नहीं खाओगे तो आप क्या लो लो सा फील करोगे। जैसे आप एक एग्जांपल मान लीजिए, आप सब रिलेट करते होंगे उससे। जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, करता है क्या किसी का? कोई है? एनीवन? कोई है? नहीं ना। तो जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप लोग को खाने पीने का कुछ मन नहीं करता है। तो आप क्या करते हैं? जब आप बीमार हो जाते हैं तो जब खाने पीने का मन नहीं करता है तो आपको लगता है ना कि नहीं बस दिन भर बेड पे पड़े रहे, यहीं पड़े पड़े सब मिल जाए हमको। हमको इतनी आपकी हिम्मत नहीं होती कि आपसे कोई बोल ले तो आप मतलब रिप्लाई दे सको, है ना? ऐसा हो जाता है ना। तो उसी तरह हम लोग में भी, जैसे हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल फोन की तरह ही। जब फोन में
आपका चार्ज नहीं रहेगा तो जब फोन नहीं काम करता, डेड हो जाता है, वैसे हम लोग भी डेड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखते 30,000 मिल तो जाता है, अब पूरा तो बचेगा नहीं बच्चों। क्यों नहीं बचेगा? पहला तो आपका फूड में हो जाएगा, है ना। सबसे जरूरी चीज आपको फूड की नीड होती है ना। बिना फूड खाए मतलब बिना खाना खाए आप रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। उसके बाद क्या जरूरी है? अगर आपका घर है, ठीक है, अगर आपका घर है तो उसमें क्या करोगे? अगर घर है तो वाटर टैक्स दोगे, हाउस टैक्स दोगे, और अगर घर नहीं है तो घर का रेंट भी तो दोगे। तो हम लोग एक और इसमें जोड़ लेते हैं, बहुत सारे तरह के खर्चे होते हैं, हमने पहले ही बताया, तो इसमें भी खर्चे जोड़ ही लेते हैं। ठीक है, हाउस टैक्स हो गया, ठीक है, हाउस टैक्स हो गया। और हाउस टैक्स अगर आपका खुद का घर है तो, अगर आप रेंट पे रहते कोई बात नहीं, अगर रेंट पे रहते तो रेंट देंगे, सिंपल। ठीक है, तो इसका रेंट हो गया। तीसरा क्या हो गया आपका? तीसरा क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो जरूरी है, नहीं फोन कैसे चार्ज होगा, बिल कैसे चलाओगे, है ना। तो आपका क्या हो गया? बिल हो गया। और फिर क्या हो गया? वाटर टैक्स हो गया, है ना। वाटर टैक्स तो दोगे ही ना, नहीं नहाओगे कैसे, ऐसे रहोगे क्या, गर्मी पड़ रही है ना। तो क्या हो गया? वाटर टैक्स। और जो कि आप अभी बच्चे हो अपने पापा मम्मी के, तो आपके मम्मी पापा तो इस चीज़ के लिए तो देंगे ना कि आपको पढ़ाई का, स्कूल का फीस देना है, ट्यूशन फीस देना है ना। अगर होम ट्यूशन है तो होम ट्यूशन की फीस देना है, ड्रेस वगैरह जो भी है आपका तो उसमें निकल जाएगा। ठीक है, जैसे फीस और यूनिफॉर्म में, हाँ, और क्या था आपका? ट्यूशन फीस। ठीक है, इसी तरह 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 के खर्चे हुए। अब हमने देखा कि सैलरी तो हम लोग की केवल इतनी है, उसमें से हम लोग को इतना सारा खर्चा, तो हम लोग मोटे तौर पे मान लेते हैं कि जैसे हम लोग का 30,000 है, ठीक है, उसमें से हमने इतने सारे बिल का, अब हम लोग को कोई मैक्सिमम तो पता नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट पता है कि हाँ किसका क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम एक मोटे तौर पे मान लेते हैं कि समझ लीजिए कि 20,000 खर्चा हो रहा है। ठीक है, 20,000 आपका खर्चा हो रहा है, 20,000 खर्चा हो रहा है, तो आपका बच कितना रहा है? 10,000। कितना बच रहा है? 10,000। ठीक है, अब जो आया हुआ पैसा है, जो आपके पापा कमा के लाए हैं, कोई मेहनत करे हैं, आए तो वही हुआ जो नानी मौसी ने दे दिया? नहीं, जो आपने मेहनत से कमाया, कोई वर्क किया, उसके लिए आपको जो कोई पैसा दिया गया वो आपकी आय हुई ना। तो आय आपका जो मेहनत करके आपके पापा लाए हैं वो आपकी आय हो गई। जैसे ये 30,000 हम लोग का क्या हो गया? आय हो गया, यानी क्या हो गया? इनकम। ठीक है, अब उसके बाद ये जितना खर्च हुआ, खर्च हम लोग का क्या हो गया? व्यय। हमने पहले ही बताया, जितनी आपकी जरूरत की चीजें हैं या फिर जो फिजूल खर्ची भी है वो आपका क्या हो गया? व्यय हो गया। ठीक है, अब ये सब में से जो बच जाता है वही आपका बचत कहलाता है। ठीक है, इन सब के बाद जो बचता है वही बचत कहलाता है। ठीक है, अब कुछ हमारे इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, कुछ हमारे इकोनॉमिस्ट है, देख लीजिए, जो हमारे अर्थशास्त्रिक है वो हमें कुछ कुछ बता रहे हैं। अब उनको पढ़ लेते हैं, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे ना, कहेंगे कि हमें कोई वही नहीं, वाह, ठीक है, हम ही ने बताया और हमारा कोई वही नहीं। तो आइए इनका भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, मार्शल के अनुसार क्या है कि पारिवारिक बजट आय व्यय का मोटे तौर का अनुमान है। इन्होंने क्या बताया कि जो पारिवारिक बजट होता है, जो परिवार का बजट होता है, वो क्या होता है? एक मोटे तौर पे लेखा जोखा होता है, मोटे मोटे तौर पे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया ना मोटे मोटे तौर का, वैसे ही मोटे तौर का एक लेखा जोखा होता है। ठीक है, अब उनका सुन लिए, इनका नहीं सुनेंगे तो और गुस्सा हो जाएंगे। उनका सुन ली, वाह, मेरा नहीं सुनी, तो इनका भी सुन लेते हैं। केग और रस के अनुसार क्या था? जो हमारे केग और रस थे उनके अनुसार क्या था? रस, गन्ने का रस नहीं, रस हमारे अर्थशास्त्री है, तो उनके अनुसार क्या था? ये भूत के व्यय, भूत यानी बीत गया है, जो बीतना वो, जैसे कि जो आपने एक मंथ में जो खर्चा कर चुके हैं, ठीक है, आप देख चुके हैं कि हाँ इसमें ऐसे ऐसे खर्चा हुआ था। भूत के व्यय, जो भूत का आपका खर्चा हुआ है, वो भविष्य के अनुमानित व्यय, जो भविष्य में खर्चा होने वाला है। भविष्य में क्या क्या खर्चा होगा? लड़की हो आप, शादी तो करोगे ही, करोगे ना, तब फिर करोगे तो उसके लिए क्या चाहिए? बहुत सारी चीजें चाहिए।
ठीक है, पापा अभी से धीरे 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 कुछ कुछ जोड़ते रहते हैं। हाँ, मेरी बिटिया की शादी होगी, मेरी बिटिया की शादी होगी, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अगर लड़की एक्साइटेड है एकदम फुल, तो वो क्या कहेगी, हाँ पापा मैं ये वाला लहंगा पहनूंगी, मैं ये वाला ज्वेलरी पहनूंगी, मेरे को इसमें जाना है, मेरे को वो करना है, मेरे को प्री वेडिंग शूट करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है। वो बहुत एक्साइटेड होगी, है ना। तो उसी तरह क्या रहेगा, भविष्य के अनुमानित व्यय, ये भविष्य का खर्चा है। लेकिन भविष्य के लिए जब आप पहले से नहीं सोचे रहोगे तो क्या भविष्य में आप काम कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। जब आप थोड़ा 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 थोड़ा, आपने वो तो सुना ही होगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो जब बूंद बूंद आप इकट्ठा करोगे तभी तो बड़ा जाके घड़ा भरेगा, तभी तो उसको खर्च कर पाओगे, है ना। तो फिर उसके बाद और वर्तमान समय के मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। जो वर्तमान में हम लोग खर्च कर रहे हैं उसका मेन एक लेखा जोखा बना लीजिए कि हाँ मैंने इतना पैसा इस पे खर्च किया, इतना पैसा इस पे खर्च किया, इतना पैसा इस पे खर्च किया, ठीक है, जिससे आपको आने वाले समय में दिक्कत ना हो। जैसे एक महीना आप कोई गलती करोगे तो दोबारा क्या वो गलती करोगे? नहीं करोगे। आप अपना पिछला वाला हिसाब उठा के देख सकते हो कि मैंने ये चीज करी है। अब उसमें भी आपको समझ में आएगा, हाँ यार इसमें मैंने ये चीज खराब कर दी, इसमें मैंने खर्चा कर दिया फालतू, इतना बच जाता, है ना। तो चलिए इसी के साथ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब एक और आ गए ठीक है, इनका भी देख लेते हैं, नहीं तो कहेंगे वो दोनों का तो देख लिया आपने, मेरा नहीं देखा, ठीक है। इनका भी देख ही लेते हैं। जो ग्रासबर्ग, ऑसगुड और श्राइनर के अनुसार क्या था, एक से ग्रासबर्ग, ऑसगुड और श्राइनर के अनुसार क्या था, यह एक निश्चित अवधि जैसे एक माह में व्यय और बचत करने की योजना है ना। हमने क्या बताया कि जो आप डाटा बनाते हो उसमें क्या करते हो, सब चीज लिखते हो हिसाब कि हाँ मैंने ये इतना खर्च किया, इतना फिजूल खर्ची भी लिख देना, ठीक है, ये तो करोगे ही ना कि अपना अपना छुपा लोगे, वो भी लिखना कि फिजूल खर्ची भी किया। फिर वो सबके बाद फिजूल खर्ची उर्ची करने के बाद जो बच गया वो बचत की, सब लिखते जाइए, ठीक है। उनके साथ उनका कहना ये था कि आप जो एक मंथ का डाटा बनाते हैं, एक 1 मंथ का डाटा जो बनाते हैं आप, उसमें क्या आप सारा चीज लिखिए, जितनी फिजूल खर्ची है, जितना आपकी ज़रूरत के खर्चे हैं वो भी, सारी चीज़ें लिखिए, और जो बच रहा है उसको भी लिखिए, ठीक है। अब बजट के अनुसार आवश्यकताओं का ध्यान में रखकर बनाया जाता है, बजट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई बजट बना रहे हो, कोई डाटा बना रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि हाँ आप सोचो अपने मन से काम करोगे कि नहीं मैं मेरे पास मैं इस पे दूंगा, मैं उस पे दूंगा, मैं उस पे दूंगा, ऐसा कुछ करोगे क्या? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको घर को लेके चलना होता है ना, कि अगर घर में राशन खत्म है तो क्या आप नहीं भरवाओगे? भरवाओगे ही, है ना। तो जो हमारे घर के लोगों की आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, ठीक है, उसको ध्यान में रख कर कि हाँ इसको ये जरूरत है, इसको हम लोग को पूरा करना है। जैसे हमारे बच्चे का है तो हमें, आपके बच्चे नहीं, आप खुद बच्चे हो, ठीक है, आपकी जैसे आपके पापा को चिंता लगी होगी, हमें इसका भी फीस देना है, ट्यूशन फीस देना है, राशन भरवाना है, बिल देना है, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सारे परिवारों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सारा काम तब करना है, ठीक है, जिससे परिवार की सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। जिससे जैसे कि सभी अपने घर में देखे होंगे, जैसे कोई किसी की बात नहीं मानता, तब देखो फिर ऐसे होता है ना नहीं मतलब ऐसे तो नहीं होता होगा, लेकिन गुस्सा आती है ना दिल से, हमें भी आती है, क्या करें, कह नहीं सकते ना, ठीक है। तो गुस्सा आती है सभी को, हाँ, तो ऐसा काम करिए कि मतलब सबकी नीड पूरी हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फिजूल खर्ची की आप आदत डलवा दीजिए उन लोग को और बाद में नहीं दे तो फिर तो दंगा फसाद हो गई ना ठीक है, तो शुरू से ही ऐसी आदत मत डलवाइए, लेकिन हाँ जिसकी जो जरूरतें हैं उसको जरूर पूरा कीजिए, जिससे उन लोग की सुख शांति और सारी चीजें बनी रहें। और आगे बढ़ते हैं। बजट के कारण आय के अनुसार व्यय करने का ऋण लेने की आवश्यकता कम हो जाती है। सही बात है, इन्होंने भी एकदम सही कहा। इन्होंने क्या कहा है कि जितना आपका आय है, ठीक है, आय यानी आया हुआ पैसा, हम रिपीट करते जा रहे हैं, ठीक है, रिवीजन भी होता जा रहा है आपका, पढ़ते भी जाइए। आय यानी आया हुआ पैसा, नानी मौसी वाले का नहीं, जो कमाया हुआ है वो वाला पैसा, ठीक है।
जो आपका आय है, आया हुआ पैसा है, उसके हिसाब से जब आप व्यय करेंगे, व्यय यानी खर्च करेंगे, उसके हिसाब से ही आप खर्च करेंगे तो आपको कोई ऋण, अब ऋण क्या होता है, अब ये मत सोच लेना ऋणावेश धनावेश, नहीं, ऋण यानी कर्जा। देखते होंगे ना आजू बाजू आस पड़ोस, दूसरे गांव तीसरे गांव, कुछ रहता होगा ना ऐसे, है ना। तो आइए समझते हैं। जैसे हमने शुरू में बताया आपके पापा की सैलरी कितनी है, 30,000, कितनी है 30,000, सारे खर्च मिलाकर आपके कितने हो रहे हैं 20,000, ठीक है 20,000, उसमें से बच कितना रहा है 10,000, 10,000 बच रहा है आपका, है ना। अब इसी में आप सोच लो कि काश मेरे पास आप बगल के गांव वाले का बच्चे का देख के आए हो कि हाँ उसके पास तो आईफोन है, लेकिन उसके पापा की सैलरी ज़्यादा है, ठीक है, आपके पापा की इतनी ही है, ठीक है, लेकिन उसके पापा की क्या है सैलरी ज़्यादा है, लेकिन आप कहोगे कि नहीं मैं, अब अगर आप आईफोन ले लिए, ठीक है, सपोज दैट आप आईफोन ले लिए, आईफोन 17 प्रो ले लिए, तो उसका अगर आप ले तो लिए, आपको कुछ दिन बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा, जैसे फोटो खींचोगे खूब मस्त एकदम फ्लॉन्ट करोगे, अरे वाह मेरे पास आईफोन 17 है, खूब मिरर सेल्फी लेके डालोगे, है ना, डालोगे ना, सब डालते हैं यार, ठीक है डालोगे ना, लेकिन कब तक, एक मंथ तक, एक मंथ तक आपको एकदम रिलैक्सिंग पे रहोगे, एकदम रिलैक्स मोड पे रहोगे कि हाँ फोटो खींचो, ये करो वो करो, सब करोगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही, अब ऐसा नहीं है कि 17 प्रो बहुत थोड़े पैसे में मिल जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट उसके लिए चार्ज करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करोगे, पैसा दोगे, है ना, तो उसके लिए क्या करोगे, ईएमआई दोगे, ईएमआई अब आपका मंथ का भरा रहेगा, लेकिन आपका सपोज आपका पैसा आपका तो 30,000 ही है, ठीक है, आपकी जो पापा की सैलरी है वो 30,000 ही है, लेकिन आप उससे ज़्यादा कैसे दे पाओगे, जब उसमें इतना खर्च निकाल लिए, 10,000 बचा लिए, हाँ, तब फिर वो होता नहीं है कि बहुत ज़्यादा, जितनी चादर हो उतना पैर फैलाना चाहिए, है ना, सुना होगा ना सबसे बड़े बुजुर्ग से, सुना होगा ना, जितनी पैर चादर हो उतना पैर पसारना चाहिए। अब ले तो लोगे, अब सर पे एक टेंशन हो जाएगी कि ओ बाप रे अब हमको ईएमआई भरनी है, ये भी करना है वो भी करना है, मेरी बिटिया बड़ी हो रही है ना, शादी होगी, उसके लिए कैसे जोड़े, तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो अब एक मंथ में ऐसा तो नहीं है कि आप एक मंथ ले लोगे तो सब हला भला हो जाएगा, आप एक मंथ ले लोगे तो सब खत्म हो जाएगा एक बार में, ईएमआई नहीं खत्म होगा, आप एक मंथ लोगे तब भी तो सैलरी क्या आपको, जहाँ आप काम कर रहे होगे, बिजनेसमैन हुए आपके पापा, या खुद की शॉप हुई, या फिर जहाँ पे भी अपना सर्विस कर रहे होंगे, तो क्या वो ये थोड़ी ना सोचेगा कि आपने 17 प्रो ले लिया तो मैं अपने पास से पैसा दे दूँ, ऐसा तो वो करेंगे नहीं, करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना। तो आप एक मंथ ले लोगे किसी से, तो फिर दूसरे मंथ भी तो आपको लेना ही पड़ जाएगा, क्योंकि इतने में आपका नहीं हो पाएगा, है ना, इतने में तो आपका हो नहीं पाएगा। इसी तरह आप धीरे धीरे कर्ज लेते जाओगे लेते जाओगे लेते जाओगे, तो क्या हो जाएगा, एक बोझ आ जाएगा सर पे, है ना, तो आपके सर पे एक बोझ आ जाएगा, फिर उसको जब तक आप नहीं चुकाओगे, तब जैसे कि एक मंथ किसी से ले लिया, अब जिससे सबसे पहले आपने लिया होगा कर्ज, तो वो कुछ समय बाद आपसे मांगने तो आएगा ही, क्योंकि उसका भाई, उसकी भी मेहनत की कमाई है, वो भी मेहनत किया था तब पैसा कमाया, तो वो आपसे लेने आएगा ही, ठीक है, तो वो लेने आएगा तो आपके पास रहेगा ही नहीं, अब जाहिर सी बात है आपकी भी मजबूरी, उसकी भी कोई मजबूरी होगी, है ना, तो वो मांगेगा आपसे तो आप भी नहीं दे पाओगे, इसमें क्या होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, तो क्या इसको सुख शांति कहते हैं, नहीं, इसमें लड़ाई झगड़ा टेंशन, है ना, बहुत सारी चीजें क्रिएट होगी, तो ऐसा काम ही क्यों करना हम लोग को कि इससे हम लोग को टेंशन हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जिससे परिवार को कर्ज की कठोरता से बचाया जा सकता है। अब यही इनका कहना है कि आप कर्ज मत लीजिए, जितनी चादर हो उतना पैर पसारिए और कठोरता से बचिए, ठीक है, सिंपल फंडा इसका यही है, ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाभ, क्या पढ़ेंगे, लाभ। अब लाभ वाला लाभ नहीं कि लाभ दीपावली वाला ठीक है, वो वाला लाभ नहीं, ये लाभ आपका क्या बता रहा है, सबकी अलग अलग फील्ड के अकॉर्डिंग आपको लाभ बता रहे हैं, ठीक है। अब सरकार को लाभ कैसे होता है, रुक जाइए एक सेकंड, यह देश की आर्थिक स्थिति, नागरिकों की क्रय शक्ति और जीवन स्तर को समझने में मदद करता है। सरकार को लाभ कैसे होता है, जैसे
अभी आपको नहीं मालूम है, ठीक है। सरकार भी तो एक बजट बनाएगी ना, तभी उसको लाभ होगा। क्यों लाभ होगा? जैसे उसने एक बजट बनाया, सरकार ने एक बजट बनाया कि मेरे को इतना यहाँ पे खर्चा करना है, इससे रोड बनवानी है, इससे ये करना है, इससे वो करना है, इससे हॉस्पिटल्स वगैरह बनवाने हैं, इससे जो ज़रूरतमंद है उनके लिए योजनाएं वगैरह चलाना है, ठीक है। अब जब वो ऐसे कोई डाटा नहीं बनाएंगे कि उनको कहाँ कहाँ खर्च करना है, तो वो क्या कहेंगे, लो 1.5 लाख तुम ले लो, 2 लाख तुम ले लो, 3 लाख तुम ले लो, है ना। अब एक समय ऐसा भी आएगा कि उनको कुछ नहीं याद रहेगा कि उन्होंने किसको 1.5 लाख दिया था, किसको 5 लाख दिया था, किसको 3 लाख दिया था और किसको 2 लाख दिया था। तो ऐसे उनको लाभ होगा क्या? वो तो ऐसे पैसा फेंक दिए, मतलब फेंके नहीं दिए, ठीक है। वो ऐसे पैसा दे दिए, ठीक है, दे तो दिए, लेकिन उनको याद ही नहीं है। और वो किसी से हिसाब लेंगे भी तो उनको याद ही नहीं रहेगा कि मैंने दिया कैसे है, तो वो हिसाब क्या देगा उनको, है ना। ऐसे ही होगा जैसे कि हमारे पापा जब हम लोग को पैसा देते हैं, ठीक है, आप पैसा मांगते होगे अपने पापा से कभी कदार, जैसे डेली नहीं मांगते कोई, तो ऐसे मांग लिया कि हाँ पापा आज मेरे को 100 रुपये दे दो, मेरे को मेला घूमने जाना है, ठीक है। तो जब आप मेला से पूरा घूम के आते हो तो आपके पापा पूछते हैं ना कि बेटा क्या क्या किया, क्या क्या मतलब लिया दिया, जो भी झूला वूला, तो आप बताते हो ना कि पापा मैंने 50 रुपये झूला झूला, 20 रुपये के मोमोज खाए, अपने फेवरेट, गर्ल्स के फेवरेट, ठीक है, 10 की फुल्की खाई और वो कॉटन कैंडी खाई, ये सामान लिया वो सामान लिया, ऐसे आप बताते हो ना। तो वैसे ही तब आपको पापा को समझ में आता है ना, हाँ मैंने इतना दिया था, इतना टोटल उन्होंने मिलाया कि हाँ इतना 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 इसने खर्च किया है ना। तो तभी लाभ होगा जब आप एक डाटा बनाएंगे कि इसके अकॉर्डिंग आपने काम किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं समाज को लाभ। अब क्या पढ़ेंगे? समाज को लाभ। दूसरा टॉपिक हम लोग का है फिजूल खर्ची पर नियंत्रण कर समाज के धन को उत्पादक कार्यों में लगाने में मदद करता है। क्या बता रहा है? फिजूल खर्ची पर नियंत्रण कर, जैसे हमने बोला कि फालतू कामों में पैसा मत लगाइए, पैसा लगाएंगे तो आप क्या होगा, फिजूल खर्ची पर नियंत्रण कर समाज के धन के उत्पादक कार्यों में। जैसे फिजूल खर्ची, अब आपका जैसे आपके पापा का 30,000 था, 20,000 आपका सारा मिला के कुल खर्चा था, 10,000 बच रहा था। अब 10,000 था तो आपके पापा भी सोचे कि हाँ यार एक हम लोग को क्या करना चाहिए, ट्रिप प्लान कर लेना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए वहाँ जाना चाहिए, घूम आना चाहिए एक जगह, है ना। ऐसा कुछ सोच सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचा कि नहीं ये 10,000 जो बच्चा है उसको हम लोग बचत करेंगे, मतलब बैंक वगैरह में डाल देंगे। उससे क्या होगा, हम लोग की फिजूल खर्ची क्या रहेगी, एकदम बराबर रहेगी, बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होगा। और फिजूल खर्ची ऐसी चीज़ है जैसे नशा होता है कि आप चालू कर देते हो एक बार तो उसको बंद करना बहुत मुश्किल होता है। जो नशा करता है उससे आप पूछ के देखिएगा, उससे बहुत लोग बोलेंगे कि ये नशा मत करो, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, लेकिन वो नहीं कर पाएगा, वो चाह के भी नहीं कर पाएगा। क्यों? नशा एक ऐसी चीज़ ही होती है कि वो अपने कंट्रोल में नहीं होती, जब एक बार लग जाती है तो लग जाती है, ठीक है। जैसे आपको लग गया है नशा, किस चीज़ का? फोन का। छूट रहा है क्या? छूट रहा है नहीं ना। धीरे धीरे आप पढ़ते 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 इंस्टाग्राम पे कूद जाते हो, फिर जल्दी से दिमाग में सीटी बजती है, अरे बाप रे पढ़ना है, बोर्ड्स है हम लोग के, फिर कूद के आते हो जहाँ पढ़ रहे हो, है ना, फिर वहीं पढ़ के आते हो कि नहीं पढ़ना है, नहीं फेल हो जाएंगे तो, ठीक है। लेकिन फिर मासूम दिल तो बच्चा है, फिर कूद के चले जाते हो, ऐसे ही होता है ना। तो यही होता है नशे की तरह, फिजूल खर्ची भी एक नशे की तरह होता है कि आप उसकी आदत छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। अब व्यक्तिगत लाभ क्या होता है? परिवार को आय व्यय का संतुलन बनाए रखने, भविष्य के लिए बचत करने और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से सहायता मिलती है कि आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु योजनाएं बनाने में सहायक है। अब व्यक्तिगत लाभ क्या होता है? परिवार में जब आपकी जो आय रहती है, इसमें भी सेम वही चीज बताया, जो आय और व्यय का संतुलन बना के, संतुलन वो देखे हो, तराजू देखे हो ना, वो बटकरे वाला नहीं, वो वाला जो सब्जी वाले रखे रहते हैं, कैसे ऐसे ऐसा ऐसा रहता है ना, वो वाला, वो देखे हो ना। उसका क्या रहता है, अगर वो 1 किलो का बटकरा रखेगा तो आपको 1 ही किलो आलू तौल के देगा ना, कि ज़्यादा दे देगा, और कम देगा तब भी आप चिल्लाओगे कि मेरे से तो पैसा 1 किलो का ले रहा है और मेरे को दे कितना रहा है, थोड़ा सा सामान, ऐसे ही कहेगा ना।
गुस्सा तो हो गई, दोनों लोग ही गुस्सा होंगे एक दूसरे से, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, आय और व्यय का दोनों संतुलन बना के रखना चाहिए। क्यों बना के रखना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर हम लोग को किसी से कर्ज ना लेना पड़े, और फ्यूचर में अगर हम लोग की कोई दिक्कत हो तो हम लोग अपनी जो सेविंग करे रहे, जो बचत करे रहे, उससे हम कोई काम कर सकते हैं, है ना। और फिजूल खर्ची करेंगे तो हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, चलिए। अब हमारा क्या है पॉइंट, आवश्यकताओं का क्रम क्या है। आवश्यकताओं के क्रम के अंदर भी कई सारे पॉइंट डिवाइड हैं, ठीक है, उसमें पढ़ते हैं। अब फर्स्ट हम लोग का क्या है, अनिवार्य आवश्यकताएं। अनिवार्य आवश्यकताएं वही जो आपकी एकदम जरूरी है। जरूरी में क्या क्या हो गया, फोन चलाना, पिज्जा खाना, बर्गर खाना, नहीं ये नहीं होता अनिवार्य, ठीक है। अनिवार्य जो बहुत जरूरी है, ये तो फिजूल खर्ची हुई ना, बर्गर खाना, मोमोज खाना, तो कभी कभी हो जाता है, वो तो मैम भी तुम्हारी करती है। अनिवार्य आवश्यकताएं वही होती है जो आपकी बहुत ही जरूरी हो, ठीक है। अब जरूरी क्या है, जैसे आपका भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, आवास आदि। भोजन, कपड़ा और मकान कहा जाता है ना, मूवीज वगैरह में देखे होंगे, मैं भी देखती हूँ ना इसलिए बता रही हूँ। वो कोई कोई डायलॉग नहीं मारता कि लड़कियों को चाहिए क्या होता है, भोजन, कपड़ा और मकान, एक धोती नहीं, क्या, एक रोटी दो धोती नहीं, दो रोटी एक धोती में वो गुजारा कर लेती है, ऐसे ही बोला जाता है ना ठीक है। तो हम लोग की अनिवार्य आवश्यकताएं क्या होती हैं, भोजन, कपड़ा और मकान, ठीक है। ऐसे ही याद करोगे एकदम फटाफट से हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे ये टफ लैंग्वेज में पढ़ोगे, लेकिन लिखकर आवाज ही आना, भोजन, कपड़ा, मकान मत लिख कर आना, नहीं आपको मार भी पड़ेगी, हमें भी पड़ेगी, ठीक है। क्या लिख के आओगे, भोजन, वस्त्र, आवास, ठीक है। भोजन आपकी जरूरी है, नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, एकदम कमजोर हो जाओगे। वस्त्र, अब कपड़ा नहीं पहनोगे क्या पहनोगे, पत्ता पत्ता वत्ता पहनते हो क्या, क्या नहीं ना, कपड़ा तो पहनना ही पड़ेगा, है ना। और आवास, आवास तो घर पे होना चाहिए, मतलब आवास घर पे नहीं होना चाहिए, आवास यानी सर पे आपके जो होना चाहिए, छतरी होना चाहिए, छतरी वो वाली छतरी नहीं जिससे बारिश से बचा जाता है, वो नहीं, जो आपको एक प्रोटेक्ट करे धूप से, बारिश से, ठंडी से, आवास घर आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, आरामदायक आवश्यकताएं। आरामदायक आवश्यकताएं में क्या क्या हो गया बताइए। जैसे अगर अगर आप मान लीजिए कि आपकी 4 लोग की फैमिली है, 4 लोग में ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, ठीक है, ज़्यादा खर्चा वर्चा नहीं होगा, तो क्या होगा, आपका पैसा थोड़ा बचेगा, तो आप क्या सोचोगे, सोचोगे नहीं कि हाँ यार हमारे घर है और घर घर लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, अब सब, अब हम लोग गर्ल है, लेडीज हैं, कुछ भी हैं, जो भी हैं, लगता है ना कि घर हम लोग का सजा धजा से एकदम सुंदर सा हो ना, लगता है कि हाँ मेरे पास ये भी होना चाहिए, एक वो होता तो कितना अच्छा होता, है ना। आरामदायक में वही जब आपके पास पैसे रहते हैं, ठीक है, आपने सारी ज़रूरतें की चीज़ कर ली, उसके बाद जब बचा, बचत करने के बाद भी अगर आपने थोड़ा सा उसमें से बचा लिया, उसके बाद आप आरामदायक जो आपकी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे अगर आपका घर है, अब वहाँ पे सोफा सेट वगैरह नहीं, कितना खाली खाली सा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा केवल दीवार उठा दी है बस हो गया घर, घर घर ऐसे लगता है, ऐसे नहीं लगता। अब जैसे कि हम आप सोचे कि एक सोफा सेट होता तो कितना प्यारा लगता है ना, उसके साथ एक टेबल होती तो भी कितनी प्यारी लगती, एक टीवी तो होना ही चाहिए था, है ना। आवश्यकताएं आपकी यही सब तो है, यही सब तो नीड है। और क्या आप हीरा मोती लेते हैं क्या, हीरा मोती तो कोई नहीं लेता है कि हाँ लेके रख देंगे, उससे क्या घर भरा भरा लगेगा कि मोती लेके ऐसे टांगेंगे आप, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो आरामदायक आवश्यकता है वही, जैसे कि आपकी जो आराम पहुंचाए। अब जैसे एक हमारे पास वॉशिंग मशीन, क्या मस्त होता है, फट से कपड़े डालो, झट से सूख के एकदम फैल जाता है, धूप रहे चाहे नहीं रहे आराम से कपड़े सूख जाते हैं ना। और काश हमारे पास एक एसी होता, गर्म है ना। जब इंसान के पास पैसा रहता है और बचत वचत करने के बाद जब बचता है तो उनको अपने लिए भी थोड़ा सोच लेना चाहिए था यार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलासिता संबंधित आवश्यकता है, जैसे कीमती वस्तुएं, फैशन आदि, इनकी पूर्ति सबसे अंत में होनी चाहिए। सही बात है, क्यों अंत में होनी चाहिए, क्योंकि
अगर आप सारे पैसे इसमें लगा देंगे तो आपके जो जरूरत खर्चे रहेंगे वो कैसे पूरा करेंगे आप? ठीक है, विलासिता संबंधी आवश्यकताएं वही होती हैं जैसे कीमती एक्सपेंसिव चीजें जो होती हैं वही। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, जैसे कीमती वस्तुएं, फैशन, कीमती वस्तुएं जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सब तो रहेगा ना। क्यों, शादी करोगे तो गहना तो चढ़ेगा ही ना, चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? नहीं तो आपकी सास तान नहीं मारेगी हैं, ये घर वालों ने तो कुछ दिया ही नहीं है, कहेंगी ना। अब कुछ कुछ की सास तो एकदम एकदम स्वीट होती हैं ना। ठीक है, अब सबकी सास नहीं है जरूरी कि सबको एक ही जैसी सास मिले, लेकिन कुछ कुछ की होती है यार, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजों में आप कीमती वस्तु में ये आ गया। ठीक है, अब उसके बाद कीमती वस्तु में आपके ये आ गया फैशन में, जैसे आपकी कजन की शादी पड़ी है तो कजन ने पूरा प्लान बनाया है कि हाँ हम लोग को ड्रेस कोड बनाना है, इसे इसके अकॉर्डिंग आप सब लोग को ड्रेसअप करना है अपने आप को, है ना। तो उसमें भी हो गया आपका फैशन के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, इन सब की पूर्ति क्या होनी चाहिए, लास्ट में होनी चाहिए, एकदम लास्ट में, कि सारी जितनी जरूरी खर्चे उनके होने के बाद होनी चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, सरल और स्पष्ट बजट। सरल और स्पष्ट बजट का मतलब ये नहीं है कि गुचुर पुचुर जो लिखा रहता है उसको डॉक्टर वाली लैंग्वेज में, वो वाला नहीं। सरल मतलब हर एक चीज प्रॉपर ढंग से, हर एक उसमें बटर है। ठीक है, कि हाँ इतना इसमें खर्चा हुआ, इतना इसमें खर्चा हुआ, इतना इसमें खर्चा हुआ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ये नहीं कि सरल और स्पष्ट स्पष्ट की छोटी छोटी प्यारी प्यारी नन्नू नन्नू सी राइटिंग में एकदम प्यारा प्यारा सा लिखोगे, नहीं ऐसे नहीं। ठीक है, बजट हमेशा सरल और समझने योग्य होना चाहिए, सरल और समझने योग्य, जो सबको समझ में आए, छोटे से लेकर बड़े तक सबको समझ में आए कि हाँ इसमें क्या किसके लिए कैसे क्या लिखा है, सबको समझ आना चाहिए, जिससे परिवार का कोई भी सदस्य आसानी से उसे समझ सके। जैसे कोई भी, हमने बताया ना, छोटे से लेकर बड़े तक सबको समझ आ जाए, ऐसा बजट बनाना चाहिए। ठीक है, बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया, बजट के प्रकार। अब बजट के प्रकार में भी कई सारे हम लोग के टॉपिक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या दिया है, संतुलित बजट। क्या दिया है, संतुलित बजट। इसके पहले भी हमने आपको संतुलित पढ़ाया ना। क्या होता है संतुलित? संतुलित वही होता है जो एक बैलेंस रहता है। क्या रहता है, बैलेंस। हाँ, अब ये मत कहना कि हाँ मैम संतुलित में ये बैलेंस लिखा है, आपने वही बोल दिया। बैलेंस और संतुलित वही चीज है, लेकिन आपको समझने का है। जैसे हमने बताया संतुलित, जैसे एक बटकरा वाला वो होता है ना, तौलने वाला, है ना, तराजू जिसको कहते हैं। ठीक है, वो होता है ना। अब उसमें 1 किलो का बटकरा आप रखेंगे तो आप इधर 1 किलो ही आलू रखेंगे ना, जब उसकी एक सुई रहती, काटा, टाका क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं सब। ठीक है, उसमें जो रहता है, जब एकदम बीचों बीच वो ऐसा रहता है, खड़ा रहता है, तभी माना जाता है कि हाँ ये 1 किलो के बराबर ये आलू है। तो ऐसा ही बजट बनाना चाहिए। अब इसमें पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि इनमें क्या लिखा है। जब आय और व्यय बराबर होते, इसमें ना बचत होती है और ना ही ऋण कर्ज लिया जाता है। यह वर्तमान आवश्यकताओं का तो पूरा करता है, पर भविष्य के लिए बचत नहीं हो पाती। और हाँ, एक जरूरी बात, संतुलित बजट क्या होता है, एक तरह से काम चलाऊ बजट होता है। ठीक है, मतलब जितना इधर से आया उतना इधर से चला गया। ठीक है, समझ में आया? जैसे मतलब जितना उधर से आया उतना ही चला गया। अब आपके पुराने बुजुर्ग कह गए, आपके नहीं, आपके दादा दादी, ठीक है, दादा दादी या फिर कोई भी हो, जब बहुत पुराने पुराने लोग हैं, वो कह दिए कि जब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ लोग कहते हैं कि हमारा बिजनेस तो ऐसा है, हमारा काम तो ऐसा है, डेली कुआं खनो तो उसके बाद डेली पानी पियो, डेली खनोगे तब पियोगे, नहीं तो ऐसे जिस दिन नहीं खनेगे उस दिन पानी नहीं मिलेगा, है ना। तो उनका सीधा सीधा फंडा ये होता है कहने का कि जैसे उनका, जैसे हमने बताया शुरू में ही ना कि 30,000 आपके पापा ला रहे हैं, तो वही 30,000 आपका चला जा रहा है। ठीक है, उसमें कोई बच नहीं रहा है। इसी को ही काम चलाओ बजट कहते हैं। ठीक है, जिसमें बचत ना हो, जितना आया उतना चला जाए, वही आपका काम चलाओ बजट या संतुलित बजट कहलाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, घाटे का बजट। घाटे से ही समझ में आ रहा घोटाला। ठीक है, घाटे से ही समझ में आ रहा घोटाला। और घोटाला का मेरा सीधा मतलब ये है
कि जैसे आया हुआ पैसे, जैसे मैंने आईफोन वाला एग्जांपल नहीं दिया था ना। आईफोन वाले में क्या था, आपकी आय तो इतनी सी है लेकिन आपने सामान इतना बड़ा ले लिया। मतलब फोन तो इतना सही होता है लेकिन वो उसका थोड़ा कॉस्टली होता है ना, तो इसीलिए वो मेरे हिसाब से था इतना सारा हो गया। आय आपकी इतनी, आपने सामान ले लिया इतना बड़ा, ठीक है, तो क्या होगा, कर्ज लेना पड़ जाएगा। तो उसमें आप घाटे में डूबते जाओगे। घाटे में डूबना यानी ऐसा नहीं है घाटा एक पानी है, पानी का नाम घाटा है, उसमें जाके डूब जाओ, नहीं। घाटा का मतलब ये है कि जैसे अब आप पहले ही बताया कि जैसे आईफोन ले लोगे, 1 महीने तक अच्छा लगेगा, 2 महीने अच्छा लगेगा, 3 महीने तक अच्छा लगेगा, ठीक है, बाद नहीं अच्छा लगेगा। हम तो कह रहे हैं 1 ही महीने के बाद नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी जो रहेगी उस पर जब फोन खरीद के लाओगे उसी टाइम तक बस अच्छा लगेगा, उसी मंथ, उसके बाद नहीं अच्छा लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा, उसके बाद आपको क्या देना रहेगा, EMI देना रहेगा। अब इतना पैसा तो आप किसी से इकट्ठा ले नहीं लोगे कि एक ही बार में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, बार बार कर्ज लेते जाओगे हर महीने यही आपका, क्योंकि कमाई तो उतनी ही रहेगी, जैसे हमने पहले ही बताया आपकी इनकम उतनी ही रहेगी, आय उतनी ही रहेगी। ये नहीं है कि आपने आईफोन ले लिया तो आपके जो जहाँ पापा काम वाम करते होंगे तो वो बोलेंगे कि नहीं नहीं लो थोड़ा और ले लो और जाओ उससे अपना जो लेना है वो ले लो, ठीक है, ऐसा तो कहेंगे नहीं, है ना। तो आपकी आय उतनी ही रहेगी लेकिन आपने खर्चा खुद से क्या कर लिया, बढ़ा लिया, तो उससे आपको क्या लेना पड़ रहा है, कर्ज लेना पड़ रहा है। अब कर्ज के तले आप दबते जाओगे तो इससे आपको क्या हो जाएगा, घोटाला, घाटा हो जाएगा आपको, ठीक है। अब उसको आप अब कैसे ही चुकाओगे, है ना, क्योंकि आपके खुद ही इतने सारे खर्चे हैं और ये सब तो जरूरी खर्चे, इसको काट भी नहीं सकते थे। जैसे बिल हो गया, हाउस टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, आपका भोजन हो गया, स्कूल फीस हो गई, ट्यूशन फीस, इसको काटने का कोई चांस ही नहीं है बच्चों। तो किसी भी एंगल से आप नहीं काट सकते, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। जब व्यय आय से अधिक होता है, इस स्थिति में परिवार को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेना पड़ता है। वही अपनी आवश्यकताओं के लिए ऋण लेना पड़ता है, क्योंकि हम इतना फालतू वाला काम कर लिए, फोन ले लिए हैं, अब तो हम चलाएंगे। टेंशन किसके मुंह पे, पापा पे, टेंशन पापा के सर पे तो आई ना। अब क्या होता है, सबसे बड़ा बीमारी का घर क्या होता है, टेंशन। जो आदमी टेंशन लेता है वो बहुत ज्यादा बीमार, ये आपने देखा होगा, सबने देखा होगा। तो ऐसा काम क्यों ही करना, अच्छे से खाओ, प्यार से खाओ, वही वही काम तो करता है। हमें तो आईफोन अच्छा लगता है, हमें तो नॉर्मल एंड्रॉइड अच्छा लगता है। आईफोन में क्या है ही है, वही वो कटा हुआ सा टूटा फूटा सा एप्पल, हमें तो नहीं अच्छा लगता, ठीक है। आप एंड्रॉइड चलाओ, आराम से चलाओ, है ना, क्यों क्यों फिजूल खर्ची करना, क्यों अपने सर पे बोझ लेके घूमना, है ना। आगे चलते हैं, बचत का बजट। अब ये दो वाली चीज जो मैंने शुरू में बताई थी, बचत और बजट, ये यहाँ पे आ गया। अब इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, जब आय वैसे अधिक होती है और खर्चों के बाद भी कुछ राशि बचत के रूप में बच जाती है, यह बजट परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के साथ साथ भविष्य के सुरक्षित और समृद्ध बनाता है। यह सबसे उत्तम बजट माना जाता है। सबसे अच्छा, पहला सिंपल सा, ऐसे आप पढ़ लीजिए, पहला काम चलाओ बजट, दूसरा घाटे का बजट, तीसरा अच्छा वाला बजट, अच्छा वाला एकदम स्वीट वाला बजट, ठीक है। ऐसा बजट जिसमें आप डाटा बनाए आप पूरा, ठीक है, जिसमें बजट बनाए, खर्चा का भी आपका हो गया, ठीक है, आपने जितने खर्चे किए वो भी हो गए, फिजूल खर्चे वो भी हो गए, जितने जरूरी खर्चे वो भी हो गए, सब हो गए। उसके बाद उस बजट में जो पैसे बच जाते हैं वही बजट का बचत कहलाता है। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बोलते हैं। जैसे आपका जो बजट है, बजट में जितनी आपकी नीड है उसको पूरा करने के बाद जो पैसे बच जाते हैं वही बजट का बचत कहलाता है ना। आ गया समझ में, सिंपल फॉर्म में। आगे चल, अब क्या दिया है हमारा, पारिवारिक बजट के मुख्य पद क्या दिए हैं, पारिवारिक बजट के मुख्य पद, ठीक है। इसमें भी कई सारे पॉइंट्स हैं, इनको भी देख लेते हैं, नहीं गुस्सा हो जाएंगे ना कि मैम ने वहां तक पढ़ा दिया आप यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग का, भोजन, नहीं बताया, भोजन नहीं खाओ, ठीक है, एकदम
टेढ़े बाकुल से हो जाओगे ठीक है, सूख के काटा हो जाओगे, काटा। फिर फिर क्या होगा, हम लोग का नेचुरल ग्लो नहीं आ पाएगा। तो खाना खाया करो, हरी सब्जी। मोमोज से बात नहीं हो रही है, ठीक है, मोमोज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम लोग का क्या हो गया, भोजन। अब भोजन में क्या है कि ऐसा नहीं है कि भोजन उठा के रख दिया तो भोजन एक सामान है तो उठा के से रख दिया। भोजन में आपका क्या हो गया, जो आपका खाना है, खाने में क्या खाते हो, दाल खाते हो, रोटी खाते हो, सब्जी खाते हो, चावल खाते हो, है ना, खाते हो ना। दाल लोगे उसमें भी नमक लगेगा, सब्जी बनाओगे नमक लगेगा, मसाले लगेंगे, तेल लगेगा, है ना। रोटी खाओगे गेहूं लगेगा, गेहूं की पिसाई भी लगेगी, लगेगी ना। तब फिर और चावल खाओगे, चावल आएगा, बनाओगे खाओगे, लगेगा तो है ही ना। सबसे मेन चीज गैस वैस, गैस भी तो लगेगा, एक खर्चे में आप वो भी जोड़ लीजिएगा, गैस सबसे जरूरी। वही नहीं रहेगा तो खाना कैसे खाओगे, कच्चा खाओगे क्या। वो किसके तरह वो क्या आता है बेचने, लाई चना। लाई चना खाते हो ना सब लोग, खाते हो ना। तो लाई चना की तरह क्या कच्चा खाओगे क्या, वो लोग भी कच्चा नहीं खिलाते हैं, भूज के खिलाते हैं ना, ठीक है। तो आपका अनाज हो गया, दाल हो गई, दूध हो गया, फल सब्जी अनाज, जितनी भी सारी चीजें हैं, जितनी भी सारी चीजें आप खाते हो भोजन में, सारी चीजें मिला जुला के ही भोजन हो गया आपका सबसे जरूरी। पारिवारिक बजट के मुख्य पद में यही सब है, यही देखने लायक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, वस्त्र। वस्त्र कपड़ा तो पहनोगे ही, पहले ही बताया, पत्ता तो पहनोगे नहीं, ना कि आदि मानव हो पत्ता पहन के, पहनना है क्या, नहीं ना, कपड़ा पहनोगे ही। कपड़ा पहनोगे तो कपड़ा गंदा नहीं होगा क्या, गंदा होगा ना। तो उसको धुलोगे, धुलने के लिए क्या चाहिए, डिटर्जेंट चाहिए, है ना, सर्फ एक्सल चाहिए, चाहिए ना। ऐड नहीं कर रहे सर्फ एक्सल का, ठीक है, लेकिन चाहिए ना धुलने के लिए, ठीक है। और क्या चाहिए, सिलाई चाहिए, सही बात है। अगर आप कपड़ा ले लिए सूट का, सिलना तो पड़ेगा यार, नहीं कपड़े में पैसा वेस्ट हो जाएगा। हम लोग सेल लगी रहती है तो बड़े तेज दौड़ के जाते हैं, वो कपड़े की सेल लगी है, ले तो लेते हैं, लेकिन फिर सिलाई का सोच के अरे बाप रे आजकल सिलाई कितनी महंगी है, सोचते हैं ना, ठीक है। तो वो सब सोच के फिर आवास, आवास, घर, आपका घर, है ना। घर में क्या है, मकान का किराया, अगर आप किराए पे रहते हैं तो मकान का किराया रेंट दोगे, ठीक है। उसके बाद घर की मरम्मत, घर की मरम्मत, टूट फूट गया, चू रहा है कहीं से तो क्या मतलब घर रहने का, फिर चू ही रहा है तो, है ना। तो मरम्मत वगैरह करवाओगे ना, कि हाँ पानी वानी, आज तो पानी का मतलब दिन हो रहा है अब, तो पानी वानी बरसेगा तो कैसे होगा, पानी चूहे कैसे, टप टप टप, है ना। फिर 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 क्या होगा, हाउस टैक्स। हाउस टैक्स तो दो गई, पहले बताया, हाउस टैक्स और वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल सब दोगे ना, तो वो सब चीजें इसी में आ गया, ठीक है। शिक्षा और मनोरंजन, शिक्षा और मनोरंजन में क्या हो गया, बच्चे की फीस, बच्चे की ट्यूशन फीस, और बच्चों की बुक्स वगैरह, बैग। अब जब नया सेशन चालू होता है ना तो एक्साइटमेंट रहती, नया बैग आएगा, नया बॉक्स आएगा, है ना। होती है ना, मेरे को तो बहुत होती थी। मैं पहले से जिस दिन पता चल जाता था कि मेरे को लेने जाना है, मैं एक दिन पहले से कितनी खुश रहती थी कि हाँ मेरे को बैग लेने जाना है तो आगे देखते हैं, ठीक है। फिर बच्चों की फीस, किताबें, और फिर उसके बाद अगर आप ट्रांसपोर्ट वगैरह से जाते हो तो ट्रांसपोर्ट का भी फीस दोगे ना, आपको फ्री में नहीं ले जाएगा, वो भी तो एक काम कर रहा है ना। फिर उसके बाद अगर, अब एक चीज तो हमने बता दिया शिक्षा, अब मनोरंजन में, मनोरंजन में आपका यही, आपके फोन, स्मार्टफोन, टीवी है तो टीवी में आप सेटअप बॉक्स होगा, सेटअप बॉक्स का भी तो लगता है, पेमेंट करनी पड़ती है ना, करवाओगे ना उसमें भी रिचार्ज वगैरह, तो वो हो गया। फोन है तो फोन का रिचार्ज करवाओगे, है ना, यही सब। और कभी कभी प्लान बन जाता है मनोरंजन के लिए, ट्रिप प्लान हो जाता है, ट्रिप क्या कि अगल बगल घूमने आने का, कि चलो पापा पापा वहाँ मेला लगा है चलो घुमाते हैं, है ना, हो जाता है ना कभी कभी घूमना फिरना, तो यही सब चीजें। फिर उसके बाद स्वास्थ्य और सफाई, स्वास्थ्य और सफाई में क्या है, स्वास्थ्य में जैसे बीमारी बता के तो नहीं आती है ना, कि हम कल आ रहे हैं आज तुम पैसा कमा के रख लेना, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो बीमारी कभी भी बता कर नहीं आती है, ठीक है, वो बिन बुलाई आ जाती है, तो उसका भी पैसा जो होता है वो भी तो लगता ही है ना, कि डॉक्टर बोलता है नहीं नहीं नहीं, आओ फ्री में। जानते हैं हमारी जो सरकारें हैं उन्होंने फ्री में चला रखा है, लेकिन अब जिसको ना सूट हो तो वो तो प्राइवेट में ही करवाएगा ना, उसको इसलिए पैसा तो देना ही पड़ेगा, और सरकारी में भी तो पैसा लगता ही है यार, थोड़ा बहुत तो लगता है। फिर सफाई, सफाई में क्या है, अगर घर है आपका, है ना, आप ही का तो होगा ना,
तो घर है, झाड़ू है, पोछा है, सारी चीजें हैं, तो झाड़ू पोछा कैसे लगाओगे? पत्ता से, पेड़ से तोड़ के लाते हो क्या? झाड़ू खरीदते हो, पोछा खरीदते हो, फिर पोछे में वो डाला जाता है ना लिक्विड, है ना, वो खरीदोगे, ये सब सारी चीजें, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बचत और बीमा। उसके बाद से जैसे हमने बताया ना, बचत हम लोग का कितना हुआ था, 10,000 का हुआ था ना, वो एग्जाम्पल से फर्स्ट वाले, है ना, उसमें हम लोग का 10,000 होता, तो हम लोग ठहरे इंडियंस, हम लोग के घर में चोरी डाका डल जाता है, तो हमारे इंडियन पेरेंट्स क्या कहते हैं, सारा पैसा बैंक में जमा कर दो ऐसा कहते हैं ना, सारा पैसा उठा के बैंक में जमा कर दो। नहीं तो आजकल भैया बहुत चोरी चमारी हो रही है, हमें पता नहीं क्यों नहीं दिखती, लेकिन उनका कहना है, मानना पड़ेगा, बड़े हैं, है ना। तो वो क्या कहते हैं कि जितना भी पैसा वैसा है उसको क्या करो, बैंक में जमा कर दो, उससे फिक्स कर दो, है ना, बीमा वगैरह करवा दो, है ना। बहुत सारी फील्ड ऐसी है कि बीमा करवा लो, लाइफ इंश्योरेंस करवा लो, जो भी सपोज दैट जो आपको मर्जी, ठीक है, वैसे वैसे टाइप का, ठीक। अब आगे बढ़ते, अब देखिए, अब इसमें क्या दिया है, बजट बनाने की प्रक्रिया, क्या दिया है, बजट बनाने की प्रक्रिया। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका क्या दिया है, आय का अनुमान। आय का अनुमान में क्या दिया है, सबसे पहले परिवार के सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों के प्राप्त होने वाली कुल वास्तविक आय का सटीक पता लगाया जाता है। अब देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले परिवार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का मतलब प्रत्यक्ष जो बहुत जरूरी हो, बहुत जरूरी में खाना, बिल, फीस वगैरह, ट्यूशन वगैरह, ये सब आ गया, ठीक है। अप्रत्यक्ष मतलब जरूरी तो है पर उतना नहीं है, ठीक है। वो सारी चीजों को जब ध्यान में रख के, आपकी आय के अकॉर्डिंग ध्यान में रख के जो काम किया जाता है, वही आपका आय का अनुमान कहलाता है, ठीक है। समझ में आया कि फिर से समझाए? देखिए, जैसे सबसे पहले परिवार के सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों को प्राप्त होने के बाद कुल वास्तविक आय का सटीक पता लगाया जाता है, मतलब कि जितना आपका प्रत्यक्ष, जितना मतलब जरूरी चीजें हैं, और जो बहुत कम है, मतलब जरूरत है पर उतनी भी नहीं है, तो वो दोनों के बाद, ठीक है, वो दोनों को ध्यान में रख के जो बनता है, जो आपकी आय का अनुमान लगता है, वही आपका आय का अनुमान कहलाता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, सेकंड टॉपिक, आवश्यकताओं की सूची। आवश्यकताओं की सूची क्या होती है, परिवार की सभी आवश्यकताओं और जरूरतों को एक सूची बनाई जाती है और उन्हें प्राथमिकता यानी महत्व के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है। आवश्यकताओं की सूची में, ठीक है, परिवार की सभी आवश्यकताओं को, जरूरतों को सूची बनाई जाती है और इससे प्राथमिकता यानी महत्व के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है। क्रमबद्ध यानी रैंकिंग, फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार, थर्ड स्टार, ऐसे, ठीक है। रैंक का मतलब यही होता है। जैसे इसमें क्या दे रहा है, आवश्यकताओं की सूची, आवश्यकताओं की सूची, जैसे आपकी जो जो नीड है, ठीक है, जैसे आपका भोजन, पानी, यही सब सारी चीजें हो गई, बिल वगैरह हो गया, टैक्स वगैरह हो गया, सारी चीजें आपने बना ली, ठीक है। उसके बाद आपके घर में अगर कोई बीमार पड़ गया, ठीक है, आपके घर में अगर कोई बीमार पड़ गया, तो क्या करोगे, किसको महत्व दोगे, मतलब सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे किसको रखोगे, जो ये सारी खर्चे हैं, ठीक है, ये सारी जो खर्चे हैं उनको रखोगे, कि जो बीमार पड़ा है उसको रखोगे। अब जो बीमार पड़ा है उसी को तो रखोगे ना। चलो ठीक है, हम मानते हैं कि जो आप बचत कर रहे थे ठीक है, लेकिन अब वो बचत हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्यों, क्योंकि पहले आप किसको देखोगे, जो बीमार है, आपसे नहीं देखा जाएगा। अब चाहे जितनी कोशिश कर लो, आपसे नहीं देखा जाए, आपको लगेगा कि नहीं पहले इनका इलाज करवाएंगे उसके बाद बाकी काम करेंगे। तो पहले महत्व आप किसको दोगे, पहले जो आपका पहली चीज जो होगी वो क्या होगी, कि जो बीमार पड़ा है उसकी दवाई वगैरह करवाना, उसके अच्छे से ट्रीटमेंट करवाना, यही होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यय का निर्धारण, व्यय के निर्धारण में क्या हो रहा है, इसमें यह तय किया जाता है कि कुल आय का कितना प्रतिशत भाग किस मुख्य आवश्यकता है, जैसे भोजन, कपड़े, मकान पर खर्च किया जाता है। इसमें सीधा सीधा फंडा यही है, जितना आय आपका आ रहा है, जितना व्यय आपका जा रहा है, व्यय नहीं व्यय, व्यय मतलब जितना आया हुआ पैसा है और उसमें से जितना खर्च हो रहा है उसको माइनस कर लो, बचत निकल आएगा। यही है इसका निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। एक और चीज सीख गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारा, बजट का अर्थ एवं उद्देश्य, ठीक है। अब ये पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। अब इसमें क्या दिया है, इसका परिभाषा चलिए देखते हैं, डिफाइन। अब इसमें क्या दिया है,
पारिवारिक बजट आय और व्यय का अनुमानित हिसाब होता है जो परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय मासिक या वार्षिक के लिए बनाया जाता है। इसमें बोल रहा है जो हम लोग का बजट बनता है, ठीक है। हम लोग शुरुआत करते हैं किससे करते हैं कि हम लोग क्या सोचते हैं कि हाँ हम लोग बजट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एक साल का बना लेंगे क्या इकट्ठा, है ना, कैसे बनाएंगे। जैसे कि हम लोग का हो गया कि हम लोग एक मंथ का बनाते हैं, छोटे तौर पे लेके चलते, क्या मतलब इतना बड़ा करना है ना। तो जैसे हम एक मंथ का बनाते हैं ना, उसमें जैसे हमने शुरू में ही बताया उसी तरह इसमें ये अब बता रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि जो पारिवारिक बजट होता है उसको, उसमें जो आय आ रही है, ठीक है, जो आपका आय यानी आया हुआ पैसा, ठीक है, जो आय आ रही है, और जो व्यय यानी जो खर्चा हो रहा है उसका अनुमानित, मतलब अनुमान कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी अनुमान कर लिया ना कि आपके पापा की सैलरी कितनी है, 30,000 है, कितनी है 30,000 है, उसमें आपका मोटे तौर पे हमने खर्चा निकाल लिया, 20,000 खर्चा हो गया है, ठीक है। उसी तरह इसमें भी अनुमानित हिसाब रखा जाए, ठीक है। इसमें यही बताया जा रहा है कि बजट कैसे बनता है कि एक जो आपकी आय आ रही है और उसमें से जो आपके खर्चे हैं उसको निकालने के बाद जो हिसाब होता है वही आपका बजट कहलाता है ना। जो जरूरी खर्चे हैं उसको निकाल के, जो आपका आया पैसा, जो जरूरी खर्चे उसको निकाल के, फिर जो दोनों में से जो बचता है वो आपका बजट कहलाता है। बजट नहीं, यही सब। अब महत्वपूर्ण उद्देश्य देखते हैं। आय और व्यय में संतुलन बनाए रखना चाहिए, फिजूल खर्ची पर खर्ची पर रोक लगाना चाहिए, भविष्य के लिए बचत की व्यवस्था करना चाहिए, परिवार के सदस्यों को संतोष और सुख की अनुभूति कराना चाहिए। सीधा फंडा यही है, किसी से कर्जा मत लो, ठीक है, बिना कर्जा के सुख शांति में रहो, एकदम मस्त हो गए, है ना। यही इसका सीधा फंडा है कहने का। इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जितनी आपकी आय है, ठीक है, आय है एकदम बराबर से आपकी जितनी जरूरतें खर्चे उनको खर्चा करिए, उसके बाद वो दोनों में से जो आपका बच जा रहा है उसको सेव करिए, बचत करिए अपने आने वाले फ्यूचर के लिए। आप नहीं करेंगे बचत, आपके पापा करेंगे, आप तो अभी कुछ नहीं कमा रहे, तो आपकी होगी तो आप करिएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप आपके पापा बचत करेंगे, ठीक है। और इसी तरह जब धीरे धीरे बचत करेंगे तभी तो जाके फ्यूचर में आपके कुछ काम देगा। और हम लोग को सबसे मेन फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि फिजूल खर्ची से आपका क्या होगा, एक तरह से आप उसके एडिक्ट हो जाएंगे, हाँ। जैसे जो नशा करता है, हमने पहले बताया, जो नशा करता है उसकी नशे की आदत छूटती है, नहीं छूटती। फिजूल खर्ची भी एक तरह से नशा ही है, चढ़ जाता है तो उतरता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे। अब क्या दिया है, पारिवारिक बजट का अर्थ एवं उद्देश्य, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, पारिवारिक बजट किसी निश्चित समय जैसे 1 महीने या 1 वर्ष के लिए परिवार की आय यानी इनकम व्यय का एक अनुमानित लेखा जोखा होता है जिससे परिवार की आवश्यकताओं का सुचारू रूप से पूरा किया जाता है। मतलब लेखा जोखा बनाना, वही जो शुरू में पढ़ा, बिल बस डाटा समझ गया ना, बजट समझ गया ना, बस हो गया सब, ठीक है, बस उसी को पढ़ने लायक है, ठीक है। इसमें यही बोला जा रहा है कि जो आपकी आय आ रही है, जो आप खर्चा कर रहे हैं, एक मंथ का आप डाटा बना लीजिए, ठीक है। एक मंथ का आप डाटा बनाए रहेंगे तो वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, इन फ्यूचर उनके लिए भी अच्छा रहेगा कि हाँ आप देख सकते हैं कि आपने फ्यूचर में, मतलब कि पहले जो आप बीत चुका है, ठीक है, आपने कोई फालतू खर्चे तो नहीं किए हैं, ताकि उस पर रोक लगाए जा सके, ठीक है। क्योंकि ठोकर एक ही बार लगती है, एक ही बार ठोकर लगने से इंसान संभल जाता है ना। संभल जाते हो ना, नहीं संभलते, गिर जाते हो आप, फिर ठोकर लगाने चले जाते हो। ठोकर एक ही बार लगती है, जब इंसान को एक बार ठोकर लगती है तो वो संभल जाता है, तो उसे लगता है कि हाँ यहाँ पे पत्थर था, हमें देख के चलना चाहिए था, है ना, ये अपनी गलती होती है, सुधारना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आय और व्यय के बीच उचित संतुलन बनाए रखना चाहिए। मुख्य उद्देश्य में फर्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या कह रहा है, आय और व्यय के बीच उचित संतुलन बनाए रखना चाहिए, ठीक है। उचित यानी एकदम बराबर का संतुलन बनाए रखना चाहिए। कैसे, जैसे जितना आय आ रहा है आपका, तो जितना आपके जरूरी खर्चे उनको खर्च कर लीजिए, फिर उसके बाद जो बचे उसका बचत कर लीजिए,
ठीक है। फिर अनावश्यक खर्चों का ये फिजूल खर्ची पर पूरी तरह रोक लगाइए। जितनी आपकी फिजूल खर्ची है उन्हें रोक लगा दीजिए, पूरी तरह के मतलब एकदम पूरी तरीके से लगा दीजिए। अब ये नहीं कह रहे कि मैम आप तो एकदम निर्दयी हैं, क्या बताएं, एकदम हर चीज़ में मना करती रहती हैं। मना नहीं कर, अरे खाओ आराम से मोमोज खाओ, लेकिन डेली नहीं। फिजूल खर्ची पे रोक लगाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा, ठीक है। ऐसा नहीं है, जिंदगी एक ही बार मिलती है यार, थोड़ा तो खर्च कर ही सकते, ठीक है। लेकिन ये नहीं कह रहे कि हाँ मैम ने कह दिया आप जाएंगे मुड़ाए आएंगे ऐसे ऐसे पैसा, नहीं ऐसे मत करना, ठीक है। थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। भविष्य की सुरक्षा के लिए नियमित बचत और प्रबंध करना चाहिए, सेविंग का प्रबंध करना चाहिए। जैसे हमने बताया कि हाँ थोड़ा बहुत कर सकते हैं यार, जिंदगी एक ही बार मिलती है, फिर कहाँ डेली डेली कौन सा किसको जिंदगी मिल रही है कि अभी हो गया तो फिर दोबारा नई जिंदगी मिल जाएगी, फिर से वही चीज़ आप बिता सकते हैं, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? नहीं होगा ना। तो इसी तरह तो थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, लेकिन बचत करना सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी आदत डालनी है तो बचत की डालो। आराम से बचत बचत कीजिए आप, एकदम जीवन एकदम सरल होगा, ठीक है। फिर परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करके उनको मानसिक संतोष और सुख प्रदान करना, मतलब जिसकी जो जो नीड है, जरूरतें हैं, उसको जरूर पूरा करिए, ठीक है। क्योंकि वो आप ही के तो ऊपर निर्भर है। अब वो आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? आप ही से कहेंगे, है ना। तो यही कहने, चलिए बिना समय के आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है? एंगल का नियम। क्या कह रहा है? एंगल का नियम। एंगल के नियम क्या कहते हैं, आइए देख लीजिए, नहीं तो पूरा मान जाएंगे, पूरा बहुत मानते हैं लोग। एंगल के अनुसार क्या था? जर्मन सांख्यविद अंसर्ट एंगल द्वारा 1857 में प्रतिपादित एक प्रसिद्ध सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? पढ़ते हैं। यह नियम बताता है कि जैसे जैसे किसी परिवार की आय बढ़ती है, भोजन खाद्य पर खर्च होने वाली आय का अनुपात घटता जाता है, भले ही भोजन पर होने वाला कुल खर्च बढ़ रहा हो, है ना। हम बताते हैं, ठीक है, सिंपल फॉर्म में। देखो, अब इसमें सीधा से कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे किसी परिवार की आय बढ़ भी जाती है, जैसे सपोज डैट, मान लेते हैं, ठीक है, मान लिया कि जैसे आपके पापा की सैलरी कितनी थी? 30,000 थी ना पहले, ठीक है, ये पहले की थी, ठीक है। अगर अब बढ़ गया, अब बढ़ के कितना हो गया? अब बढ़ के हो गया, समझ लीजिए मोटे तौर पे हम मान लेते हैं 50,000, ठीक है, 50,000 हो गया। अब जब सैलरी बढ़ गई तो क्या होगा? थोड़ा थोड़ा चीज़ मन करेगा ना, जैसे बोला नहीं था सुबह की, मन करेगा कि अरे यार एक एसी, बहुत गर्मी है ना, ऐसा करेंगे ना। और क्या करेंगे? एक वॉशिंग मशीन हो जाता तो कपड़े यूं चुटकियों में एकदम फटाफट से धुल जाते, फटाफट से सूख, ऐसा हो जाता, है ना। तो अगर ये सब कभी मिला ले, तो ये सब लगवाओगे तो जाहिर सी बात है बिल भी आएगा, है ना। तो ये सबको सारे खर्चों को निपटा उपटा के, है ना, ये सारे खर्चों को निपटाने के बाद, अब ऐसा तो नहीं है ना कि इसमें ये बोल रहा है कि ऐसा तो नहीं है ना कि आप 1 किलो रोटी, 1 किलो सॉरी रोटी नहीं 1 किलो आटे की रोटी पूरे फैमिली मेंबर खाते हो मिलके, ठीक है। ऐसा तो नहीं है 10-10 किलो रोटी, 10-10 किलो आटे की रोटी ऐसे एक बार में खाने लगोगे कि अरे बाप रे मेरी सैलरी बढ़ गई, हम खुशी के मारे 10-10 किलो आटे की रोटी खाएंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जितनी जो मतलब जो शुरू से जितना खाता रहता है वो उतना ही खाता है, ऐसा नहीं है कि उसका बढ़ जाता है कुछ, ठीक है। तो वैसे अगर मोटे तौर पे मान लेते हो अब खर्चा होता होगा, अब पहले क्या था 20,000 होता, अब हम मान लेते हैं कि 30,000 होता है मोटे तौर पे, ठीक है। मोटे तौर पे मान लेते हैं कि 30,000 अब खर्चा होता है। अब 30,000 होता है तब भी हम लोग का इसमें से कितना बचा? हम लोग का कितना बचा? 20,000 बचा, है ना। 20,000 हम लोग का तब भी बच रहा है। तो ये क्या हुआ? इसमें हम लोग का खाने का पैसा, मतलब इसमें यही सीधा से कहने का मतलब है कि भले आपकी आय जो हो वो इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज यानी बढ़ जाए, लेकिन जो आपके खाने का अनुपात रहेगा वो कम ही रहेगा, ठीक है। वो आपके खाने का जो अनुपात रहेगा वो कम ही रहेगा। क्यों कम रहेगा? जैसे मैंने बताया कि आप 1 किलो आटे की रोटी खा रहे हो तो 10 किलो आटे की रोटी नहीं खाने लगोगे, उसी तरह। समझ में आया? ठीक है, आगे बता। अब अब इसमें क्या दिया है?
अब इसमें दिया है एंगल का नियम। अब इसमें सिद्धांत की आलोचना, इसमें क्या बताया, आलोचकों का मानना है कि यह सिद्धांत हमेशा वर्तमान स्थिति में सही नहीं उतरता है। आधुनिक परिस्थितियों में उच्च व मध्यम वर्ग की भोजन पर पहले से अधिक खर्च कर रहा है। स्वास्थ्य और मनोरंजन की व्यय की वृद्धि को आय के प्रतिशत में वृद्धि के रूप में हमेशा नहीं देखा जाता। अब इसमें देखिए सीधा सा ये कहने का मतलब है कि जो आपकी चल रही है स्थिति, जो वर्तमान में स्थिति चल रही है, उसी तरह आपकी नहीं हो सकती। उतार चढ़ाव हम लोग के जीवन में आते ही रहते हैं। जैसे हम इंडियंस हैं, हम लोग के हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल पड़ जाते हैं, एकदम पड़ जाते हैं ना, कोई ना कोई फेस्टिवल हम लोग के पड़ जाते हैं। उस फेस्टिवल में कई सारे हम लोग को, क्योंकि हम लोग के रिचुअल्स होते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे, है ना। जैसे कि अगर होली पड़ गया तो उसमें भी कई सारी वैरायटी बनती है, कई सारी चीज़ें होती है। हम लोग सोचते हैं कि अपने घर को डेकोर करें, नए नए कर्टेंस वगैरह लाते हैं, नए नए मैट्स लाते हैं, मतलब कई सारी, मतलब ऐसा लगता है ना एकदम दुल्हन की तरह सजाते हैं घर को, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो उसी तरह, तो मतलब ये है, इसमें बता रहे हैं इनका भी अनुसार जो आलोचना है इनकी, ये इसमें ये कह रहा है कि जो आपने बजट शुरू से बनाया उसी तरह सेम नहीं चलता, उतार चढ़ाव बने ही रहते हैं, ठीक है। उसी तरह चलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सही बात है। उस तरह चलना पॉसिबल है क्या? आपके कुछ ना कुछ चीजें होती रहती हैं जिसमें आपके उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इसमें देखिए क्या लिखा है, टॉपिक हिसाब किताब करने के जो रखने का महत्व होता है वो इसमें दिया है। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, दैनिक रिकॉर्ड का महत्व। दैनिक रिकॉर्ड का क्या मतलब है, दैनिक जागरण वाला न्यूज़पेपर नहीं, ठीक है, वो नहीं, दैनिक यानी डेली का रिकॉर्ड बनाइए, डेली का डाटा बनाइए। अब डेली का डाटा क्या होता है मैम, आपने तो मंथ वाला बताया था। डेली का डाटा वही होता है, जैसे मंथ में तो आपने बना लिया, अब मंथ में थोड़ी ना आप दूध इकट्ठा एक साथ ला के भगोना भर के रख दोगे क्या, फटे वटे का नहीं। दूध का तो दही भी नहीं बनेगा, पता नहीं क्या बन जाएगा, तब समझ जाओ तो बन ही जाएगा ठीक है, लेकिन जो भी बनेगा खाने लायक तो बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है, खाने या पीने लायक, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हम लोग को दैनिक रिकॉर्ड का महत्व क्या है, केवल बजट बनाना ही काफी नहीं है। मतलब हम लोग को केवल एक मंथ का जो हम बजट बना लिए केवल उसको बनाना काफी नहीं है। हम लोग को जो डेली का रिकॉर्ड होता है, डेली के जो सामान होते हैं, अब हमने पहले ही बताया, हम लोग ठहरे लड़कियां मासूम क्यूट से, हम लोग को मन कर जाता है कुछ कुछ खाने का, जैसे जाता है मैगी खाने का मन हो जाता है, कभी अच्छी नहीं बनी सब्जी, नेनुआ बनाई हो, नहीं खाए, मैगी खाएंगे तो मैगी खा लेते हो, है ना। तो ये तो डेली के खर्चे हो गए ना, डेली में भी तो खर्चे हुए, तो क्या उसको नहीं लिखोगे तो क्या समझ में आएगा कि आपने क्या और खर्चे किए फिजूल, पता चलेगा हमने क्या बताया, उसमें फिजूल खर्चे भी लिखिए और जो आपको नॉर्मल खर्चे जो जरूरी खर्चे हैं वो भी लिखिए, है ना। तो ये सब हो गया, बल्कि प्रतिदिन के खर्चों को दैनिक हिसाब रखना भी उतना ही आवश्यक है। मतलब कि जितना आपका मंथ वाला रखना डाटा, मतलब जो आप मंथ का जो डाटा बनाते हैं उसका रखना हिसाब जरूरी है, वैसे ही आपको डेली का हिसाब रखना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे दूध आ रहा है आपका, खा लेते हो आप वो सब, ठीक है, वो सब तो खाओगे ही, ठीक है, वो सब का। अब दूसरा सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, व्यय पर नियंत्रण, ज़्यादा मोमोज मत खाओ, यही कहने का मतलब है इसका, ठीक है, या जो भी आप फास्ट फूड खाते हो, पिज्ज़ा बर्गर ये सब, ठीक है। इसमें कहने का मतलब है व्यय पर नियंत्रण, मतलब जो खर्चा कर रहे हो उस पर एक नियंत्रण करो, काबू पाना जिसे कहते हैं, ठीक है। अब ट्रेन है, चलती चली जाएगी तो उतरोगे कहाँ, कहीं तो उतरना होगा ना। जैसे ट्रेन में चढ़ते हो तो लगता है ना कि हमें यहाँ पे उतरना है, लेकिन जब चलती चली जाएगी ट्रेन तो कैसे उतरोगे, उतर पाओगे, कूदोगे क्या, हाथ पैर अलग टूट जाएगा, एक खर्चा अलग बढ़ जाएगा, है ना। इसमें यही कह रहा है रोजाना हिसाब रखने से खर्चों पर नियंत्रण रहता है। जैसे आप डेली खर्चा जो कर रहे हैं, जैसे आज मोमोज खा लिए, कल खा लिए, परसों मोमोज खाते खाते नहीं मन भरा, मोमोज के साथ आप फ्रेंच फ्राइज भी खा लिए, वाह,
फिर उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ गए कि मैम थोड़ा मन हो रहा था मैगी भी खा लें, तो मैगी भी खा लिए। तो इस तरह क्या होगा, आप डेली 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 देखोगे तो आपका एक रिकॉर्ड बनेगा ना। फिर आपके पापा कहेंगे ये बड़ा मैदे वाली चीज खा रही है, भी बीमार हो जाएगी, तो देखो खिला के भी पैसा ही लग रहा है, दवाई में भी पैसा ही लगेगा, है ना, ऐसे ही होगा ना। मेरे पापा तो ऐसे कि देखो मैदा खा रही है, अभी खिलाकर भी पैसा लग रहा है और अभी दवाई में भी पैसा ही लगेगा, दोनों मतलब कि ऐसे चीज में पैसा नहीं लगा रही है कि जिससे कोई मतलब बॉडी बॉडी बने मेरी, नहीं उसमें नहीं लगा रही है, ऐसे में लगा रही है जिसमें हमें फिर से पैसा लगाना पड़े, ठीक है। तो वैसे ही और स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पैसे किस मद में खर्च हो रहा है। मतलब हमने वही बताया कि हम लोग को रोजाना हिसाब रखना चाहिए जिससे हमें पता चले जो हम लोग फिजूल खर्ची कर रहे हैं, जो फालतू के जो खर्चे कर रहे हैं उस पे हम लोग क्या क्या चीजें गलत कर रहे हैं। जैसे दूध दही तो ठीक है, ठीक है, दूध दही तो आपका नॉर्मल है, वो चल जाता है, वो अच्छा है, लेकिन एक दिन 2 दिन, मैंने बोला लाइफ एक बार है तो खा लो, तो ये नहीं कि डेली डेली खाते लगे हो, नहीं। तो उस पर थोड़ा ध्यान रख करके सारी चीजें समझ बूझ के तब वो काम की जाए, ठीक है। उस हिसाब से आय पर व्यय पर नियंत्रण हो सकता है, ठीक। आगे बढ़, मासिक संकलन, पूरे महीने के इस दैनिक खर्चे को महीने के अंत में एक मासिक तालिका यानी मंथली टेबल के रूप में इकट्ठा किया जाता है ताकि पूरे महीने की विश्लेषण किया जा सके। जैसे आपने पूरा आपका पर डे इतना 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 हो रहा है, ठीक है, एक मंथ आते आते पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा हर पर डे का, ठीक है। 30 डेज या 31 डेज का आपका पूरा बनेगा कि आपने 31 डेज में इस चीज़ें में इस चीज़ों पे पैसे खर्च किए, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे ना कि क्या क्या चीज़ें बार बार आ रही हैं जो कि ज़रूरत की है ही नहीं। जैसे देखोगे कि हैं ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, ये खरीद लिया, भी खरीद लिया, हाँ ये बेचते हुए जा रहा था हमने ये भी खरीद लिया, तो ये सब फालतू चीज़ें, ठीक है। जब आपके पास कपड़े हैं तो आप क्यों खरीदोगे, आप सोचोगे कि वो जा रहा है मेरे मोहल्ले से देखेगा, आप देख रहे हैं कि वो आंटी ले रही हैं, अब आपका मन लगा डोलने कि हैं वो कपड़ा ले रही हैं, अब लगे आप पैर हाथ पकड़ टकने, मम्मी दिलाओ हमको चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसे करोगे। गर्ल्स हैं, कपड़े की कमी तो रहती है, ठीक है। तो उसी तरह इस पे आप देखते जाओगे कि हाँ हमने ये सब चीज़ों में फिजूल खर्ची की है। अब जब ये सब चीज़ें देखोगे कि ये सब चीज़ों में हमने फिजूल खर्ची की है तो उस पर आप क्या करोगे, हाँ आप खुद सोचोगे कि हाँ यार ये बहुत सारी चीज़ें हमने फिजूल में खर्च की है, तो अब हमें इस पे ऐसे नहीं करना। फिर आप नेक्स्ट मंथ क्या करोगे, संभल जाओगे। वही ठोकर वाले की तरह है कि आपको लगेगी एक ही मंथ आपको ठोकर लगेगी, मतलब एक ही बार आपको ठोकर लगेगी, उसी में आप संभल जाओगे कि नहीं अब हमें ये काम नहीं करना है जिससे हमें फिर से ऐसी ठोकर लगे या हम फिर से वही काम करके ठोकर लगवाएं, ठीक। नेक्स्ट व्यतीता, ठीक है। गृह व्यय में मितव्ययता का अर्थ है कंजूसी करना, बिल्कुल नहीं है। मितव्ययता तो आपकी मम्मी करती हैं मम्मी जो करती हैं, जैसे आप कभी मम्मी से पैसा मांग लीजिए, मम्मी इतना है, मम्मी देती नहीं है यार, मेरी भी नहीं देती, मार पीट के देती, देखिए तो वो क्या होगा, पैसा नहीं देंगी, ठीक है। उसे कंजूसी करना नहीं कहते हैं, ठीक है। उनसे अगर आप 5 रुपए मांगोगे पहले तो 4 ठो सुना देंगी कि आपका रोम रोम भाई वो हो जाएगा, ठीक है पहले तो 4 ठो सुना देंगी, उसके बाद बचा खुचा थोड़ा और सुना देंगी, कहेंगी लो ऑफर में चल रहा, लो और थोड़ा सा सुन लो, फिर सुना देंगी, फिर डांटे वाटेंगी, तब उसके बाद जब डांट वाट लेंगी उसके बाद देंगी कि लो। तो ऐसे मुंह बना बना लोगे आप लोग, लेकिन सही करती हैं, क्यों सही करती हैं। अच्छा अगर आपको वो ऐसे ही पैसे देने लगी, आप मांगने लगे, आप बच्चे हो, जाहिर सी बात है किससे मांगोगे, मम्मी पापा से ही मांगोगे, लेकिन ठीक है आपने मांगा उन्होंने दे दिया, दूसरे दिन भी आपने मांगा उन्होंने दे दिया, तीसरे दिन मांगा उन्होंने दे दिया, इस तरह आपकी क्या पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी, ठीक है। किसी चीज़ की हैबिट हो जाना बहुत बुरा होता है, ठीक है। आप डेली डेली उनसे मांगोगे वो डेली डेली देती जाएंगी, एक समय ऐसा आएगा कभी इन केस उनके पास नहीं हुआ, आपने मांगा और अब की बार जब मांगा तो आपको लिटरली बहुत ज़रूरत थी, ठीक है, लेकिन उनके पास नहीं था देने को, तो आप क्या करोगे, गुस्सा करने लगोगे, हाँ तुम वो ऐसे कहने लगोगे,
उसको नेचर है, वो मतलब नहीं होता, जो प्रोसेस चलती आती है अगर वो उसको रोक दी जाए तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह वो अगर उनके पास नहीं हुआ, वो नहीं दे पाई इन केस, तो आप ऐसी आदत डालना ही क्यों, है ना। ऐसी आदत क्यों डालना कि उनको भी बुरा लगे, आपको भी बुरा लगे। तो वो कंजूसी नहीं करती, वो एक पैसे जोड़ जोड़ के इकट्ठा करती हैं। जब किसी के पास पैसे नहीं होते तो मम्मी के पास होते हैं। क्यों होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने शुरू से लेके अंत तक कोई पैसा वेस्ट नहीं किया, मतलब कोई फिजूल खर्ची नहीं की है। हर एक पैसा उन्हें, भले उनका फिक्स नहीं है कि हाँ हमारा इतना ही बचना है। अगर उनका है कि हाँ हमें 1000 ही बच रहा है तो 1000 बचेगा, नहीं। कभी उनको 1000 मिल रहा है, कभी 500, कभी 85 रुपये मिल रहा है, कभी 20 रुपये मिल रहा है, कभी 100 ही मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जितना भी मिल रहा है वो उसमें सेटिस्फाइड है, ठीक है। वो उतना ही जोड़ जोड़ के चल रही हैं, ठीक है। तो जब किसी के पास, तो मुश्किल घड़ी में मम्मी लोग रखी रहती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू से जो कंजूसी की है, अब उसे कंजूसी तो एक दूसरे लैंग्वेज में कहा जाएगा, लेकिन वो अच्छे के लिए करती हैं, ठीक है। यही होता है अपमितव्ययता, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका चैप्टर एंड हो चुका है। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है। यार झूठी तारीफ कर देना, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, कर देना, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।